जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स थे, वो चारों चैप्टर्स कर लिए थे। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर अपने 11th क्लास में चैप्टर था, पर उसके अंदर हमें सिर्फ लिक्विड और गैसियस स्टेट जो है उसके बारे में ही कॉन्सेप्ट समझाया गया था। सॉलिड स्टेट जो है उसे हम लोग छोड़ देते हैं 12th क्लास के लिए। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 हेडिंग डाल दो बच्चों, सॉलिड स्टेट। बच्चों, सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को पता ही होगी कि भाई सॉलिड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स के केस में वो मिनिमम डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं, मतलब कि दो पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, गैप मिनिमम होता है। सॉलिड जो है इनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मिनिमम होती है। इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसके अलावा सॉलिड्स की बहुत सारी सरफेसेस होती है, बहुत ज्यादा सरफेसेस होती हैं। इसके अलावा सॉलिड्स जो है उनका जो कंप्रेशन है, मतलब कि आप उन्हें कंप्रेस जो है या तो नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कंपैरिजन किया जाए सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, तो सॉलिड जो होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम होती है। इसके अलावा सॉलिड्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो है सॉलिड लिक्विड और गैस में जो है सबसे ज्यादा होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो 9th क्लास से तुम लोग देखते आए हो, इन्हें लिखाने की जरूरत है या नहीं, कमेंट करके बताओ। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई जो आप 8th 9th क्लास से पढ़ते आए हो, इन्हें लिखाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? ललित ने कहा नो, बाकी लोग क्या कहते हैं? ठीक है, नहीं है तो हम लोग सीधा 12th स्टैंडर्ड जो है आपका 12th क्लास उसके लेवल का टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। वो है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वीडियो पॉज हो गया? बेटा वीडियो पॉज कैसे हो सकता है? हो सकता है आपका ये जो फोन है शायद वो हैंग कर गया हो। एक बार स्क्रीन वगैरह सबको बंद कर दो और फिर से एक बार स्टार्ट करके देखो। वीडियो पॉज तुम्हें इसीलिए तो नहीं लग रहा क्योंकि मैंने स्क्रीन पर अभी कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ क्रिस्टलाइन और एमोर्फस ये लिखा हुआ है, अभी और कुछ लिखा नहीं है। हाँ जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, सॉलिड्स के दो टाइप होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने एक टेबल बना ली हुई है और टेबल में एक तरफ लिखा है क्रिस्टलाइन और दूसरी तरफ बच्चों मैंने क्या लिखा है, एमोर्फस। आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे पूरा पेज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड करने जा रहे हैं। पहला है आपका क्रिस्टलाइन और दूसरा क्या है आपका, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड, पहला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। और एमोर्फस को हम लोग बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस के लिए आपको लिखना है दे आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड्स। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन के लिए आपको लिखना है दे हैव, दे हैव definite and regular geometry, they have definite
एंड रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होता है, पैटर्न जो है वो एक जैसा होता है। और उसमें आप लोग लिख लेंगे दे हैव इरेगुलर एंड इनडेफिनिट ज्योमेट्री। दे हैव irregular and indefinite geometry, indefinite geometry। नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टलाइन के लिए, क्रिस्टलाइन के लिखिएगा दे शो दे शो long range of order, they show long range of order, long range of order। मतलब समझो बच्चों, मतलब यहां पर ये है कि जो आपकी रिपीटिंग यूनिट है, मान लो ये सॉलिड जो है ए और बी और डी का बना है, इसमें जो रिपीट होने वाला है वो है ए। आप देखेंगे कि जो पार्टिकल ए है वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जबकि इसके अंदर जो पार्टिकल ए है वो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उन्हें तो हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, और एमोर्फस के लिए हम लोग लिख देंगे दे शो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। क्रिस्टलाइन के लिए तो हो जाएगा दे शो लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, और एमोर्फस के लिए हो जाएगा दे शो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। हाँ जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्रिस्टलाइन के लिए आप लिखेंगे दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और एमोर्फस में आप लिखेंगे दे शो रेंज, दे शो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दे शो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट का मतलब जैसे आपका कोई सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 333 केल्विन, एमोर्फस में रेंज आएगी कि 333 से 433 केल्विन के बीच में कहीं पर भी मेल्ट हो सकता है। तो जो आपका क्रिस्टलाइन है वो तो शार्प और एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट बताएगा, और जबकि आपका जो एमोर्फस है वो आपको रेंज जो है मेल्टिंग पॉइंट की वो बताएगा। आई थिंक वीडियो ब्लर हो गया आपका, ऑटो फोकस दे रहा है मोबाइल। ठीक, अब क्लियर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बच्चों आपको क्रिस्टलाइन के लिए लिखना है दे आर दे आर क्रिस्टलाइन में लिखो दे आर एन आइसोट्रोपिक, दे आर एन आइसोट्रोपिक। दे आर एन आइसोट्रोपिक। डिस्कनेक्टेड, क्रिस्टलाइन में आपको लिखना है दे आर एनाइसोट्रोपिक
और एमोर्फस में आपको लिखना है आइसोट्रोपिक, दे आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन में तो आपको लिखना है दे आर एनाइसोट्रोपिक, और एमोर्फस में लिखना है आपको दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब समझ लो बच्चों। हाँ जी, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने दो तरह के पार्टिकल्स आपके सामने ड्रॉ किए हैं, एक ग्रीन से और एक रेड से। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का क्रिस्टलाइन में वो रेगुलर है। आपको सेम पैटर्न नजर आ रहा होगा ग्रीन कलर के मार्कर का और रेड कलर के मार्कर का। जबकि एमॉर्फस के अंदर मैंने कहीं भी रेड कलर बना दिया, कहीं भी मैंने ग्रीन कलर बना दिया। अब बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा कि दो मीडियम्स के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है उनका रेशियो होता है। तो मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में लाइट जो है उसको तीन डायरेक्शन में पास किया। एक डायरेक्शन में आप देखेंगे कि लाइट जो पास हो रही है उसके रास्ते में सिर्फ ग्रीन कलर के जो पार्टिकल है वो आ रहे हैं। एक बार एक डायरेक्शन में सिर्फ रेड कलर के पार्टिकल्स आ रहे हैं, और एक डायरेक्शन में ग्रीन और रेड दोनों तरीके के पार्टिकल्स आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हर डायरेक्शन में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बार सिर्फ ग्रीन, एक बार सिर्फ रेड, और एक बार ग्रीन और रेड दोनों। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा क्योंकि टाइप ऑफ पार्टिकल जो है वो डिफरेंट आ रहा है। जबकि एमॉर्फस में आप किसी भी डायरेक्शन में लाइट को पास करो उसमें रेड और ग्रीन दोनों कलर के जो है पार्टिकल जो है वो आएंगे। लक्ष्य कह रहा है पॉज्ड। भाई और किसी का भी वीडियो पॉज हो गया क्या? वीडियो नहीं आ रहा बेटा, यहां तो मुझे तो दिख रहा है और इंटरनेट की स्पीड भी सही आ रही है यहाँ। हिमांशी के तो आ रहा है भाई, अभिषेक के भी परफेक्ट है वीडियो। तो बेटा जिनके वीडियो पॉज हो गया है या तो उनका मोबाइल हैंग कर गया है या फिर नेटवर्क इशू है, तो अपने नेटवर्क को रिफ्रेश करो, फ्लाइट मोड जो है उसे ऑन और ऑफ कर दो। तो एमॉर्फस में आपने देखा कि अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर हर बार हर पार्टिकल, हर टाइप का पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर पार्टिकल एक जैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप लाइट को पास करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शंस में वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? चेंज। और एमॉर्फस का मतलब है कि अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहती है? सेम। तो जो आपने लिखा है दे आर एनाइसोट्रोपिक किसके अंदर?
क्रिस्टलाइन में उसी की फुल स्टॉप उसी के आगे लिख दो। दैट मीन्स they have different physical properties in different direction. That means they have different physical properties in different directions. In different directions. और amorphous में लिख लो full stop लगा के। That means they have same physical properties in different directions. Same physical properties in different directions. और जो डायग्राम मैंने बनाया है वो डायग्राम आप बना लीजिए। हाँ भाई, लक्ष्य अंबिका, आप लोग थंब डाउन का कमेंट कर रहे हो। नहीं हुई क्या प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हारी? बेटा थंब डाउन में स्कूल या हम लोग क्या करें अगर तुम्हारा नेटवर्क इशू है तो? ठीक है, मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं। डन। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो क्रिस्टलाइन में। दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन में हो जाएगा दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, और एमोर्फस में हो जाएगा दे डू नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। बच्चों, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर आप सॉलिड को कट करें तो सॉलिड शार्प एजेस देगा या नहीं देगा। अगर शार्प एकदम चाकू के जैसा एज देता है तो इसका मतलब सॉलिड आपका क्रिस्टलाइन है, और अगर उस टाइप का एज नहीं देता, मतलब कि आपका इरेगुलर या फिर रफ एज देता है, तो फिर आप कह देंगे कि सॉलिड कैसा है, एमोर्फस। दे शो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी मींस दे गिव्स sharp edges. They give sharp edges. ठीक है, फिर आप लिखो एग्जांपल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लिखो सबसे पहले। लिखो NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमा KCl पोटेशियम क्लोराइड, कॉमा कॉपर Cu, कॉमा कॉपर, कॉमा Au गोल्ड, कॉमा Ag सिल्वर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर लिखो, एमोर्फस में एग्जांपल लिखो, ग्लास, कॉमा प्लास्टिक, कॉमा रबर एटसेट्रा, रबर एटसेट्रा। हाँ जी, आपकी जो टेबल है बच्चों, अब उसे एंड कर दीजिए और एक नोट लिख लीजिएगा। एक नोट लिख लो।
नोट में आपको लिखना है ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. Glass is considered as super cooled liquid, because its particle its particles its particles start flowing over a range of temperature. तो ग्लास को एक सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान के बाद में उसके पार्टिकल जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. इस वजह से आपने देखा होगा कि जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं या जो अपने पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जो ग्लास है वो ऊपर से तो पतला हो जाता है और नीचे से जो है थिक, नीचे से वो मोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लास के पार्टिकल्स फ्लो करते हुए ऊपर से कहाँ आने लग जाते हैं, नीचे की तरफ आने लग जाते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. अभी हम लोग सॉलिड्स का एक और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इस बेसिस पर कि सॉलिड जो है वो बना किन पार्टिकल्स का है. लिखिएगा एक लाइन छोड़ने के बाद में, on the basis of nature of particle and intermolecular forces comma solids are of four types. Solids are of four types. तो सॉलिड जो है वो टोटल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं. बच्चों इसके अंदर भी एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी. बहुत आसान सी टेबल है, पर बस ये है कि आपका जो पूरा पेज है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा. ये टेबल अगर मैं बोर्ड पे बनाता हूं तो शायद आज बन ही नहीं पाएगी, तो एक सेकेंड आप वेट करो. तो बच्चों आपको ये टेबल जो है नजर आ रही होगी. इसमें देखिए कॉलम्स क्या क्या हैं. सबसे पहले आपका टाइप ऑफ सॉलिड्स, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कि आपका जो पार्टिकल है वो किससे बना है. सेकंड जो है थर्ड जो है वो है आपका बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस. फिर आपका एग्जाम्पल, देन नेचर,
फिर बॉन्ड एनर्जी वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है, ये इस बुक के अंदर एक्स्ट्रा दिया है। नेचर के बाद में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद में मेल्टिंग पॉइंट। वीडियो क्लियर इसी नहीं आ रहा क्योंकि देखो अब क्लियर है वीडियो। नहीं है तो चलो, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा बना। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे जिन्हें बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता। तो जो टेबल आपको बनानी है, पहला कॉलम तो आपका हो जाएगा टाइप ऑफ सॉलिड, दूसरा कॉलम हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तीसरा कॉलम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्सेस, नेक्स्ट कॉलम जो है वो हो जाएगा आपके पास में क्या, बेटा टेबल में ग्रुप में तो सेंड कर दूंगा पर उसको फिर समझाऊंगा क्या ग्रुप में। नेक्स्ट है एग्जांपल। ऐसे तो ये सारा चैप्टर फिर तुम्हारा ग्रुप में ही हो जाएगा। अब बेटा अभिषेक तुमने तो पेज नंबर बता दिया पर पता नहीं कितने ही बच्चों के पास में ये, अच्छा तुम लोगों के पास में बुक्स है क्या? ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो बुक में इस टेबल को फटाफट से ढूंढ लो। मैं इसको समझा रहा हूं, तुम लोग बना लेना। फटाफट से अपनी बुक ओपन कर लो, ये टेबल ढूंढ लो जल्दी से। तो देखो तुम्हें चार टाइप के सॉलिड्स नजर आ रहे होंगे। पहला मॉलिक्यूलर है, दूसरा आपका आयोनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक, और चौथा जो है वो कोवलेंट या इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मतलब है जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। आयोनिक सॉलिड का मतलब है जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, आयंस। आयंस दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। मेटालिक सॉलिड का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मेटालिक आयन, मेटल जैसे कि गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है। और कोवलेंट सॉलिड या जिन्हें नेटवर्क सॉलिड कहा जाता है, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, ऐसे एटम्स जो कि कौन सा बॉन्ड बना सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो। सबसे पहला होगा आपके पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बच्चों तीन टाइप का आपके सामने दे रखा होगा। एक बार तो आपका होगा क्या, पोलर, एक बार होगा नॉन पोलर, और एक होगा तुम्हारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर जो आपके पास में मॉलिक्यूल है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, ऐसे पार्टिकल्स होंगे दोनों जिन दोनों का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा, मतलब दोनों ही कैसे होंगे, पोलर। और बच्चों अगर पार्टिकल्स पोलर होते हैं
तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने 11th क्लास से पढ़ा था, कहते हैं डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। नॉन पोलर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएंगे लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, जैसा कि नाम ही बता रहा है, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सी बॉन्ड होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पोलर के एग्जांपल कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लो, जैसे HCl ले लो, चाहे SO2 ले लो। नॉन पोलर में आप CO2 ले सकते हैं, नॉन पोलर में आप CCl4 ले सकते हैं, आर्गन ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए आपके पास में क्या कंडीशन जरूरी है कि भाई एक तो हाइड्रोजन हो मॉलिक्यूल में, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इस हिसाब से आपके पास में एग्जांपल बन जाएगा H2O, NH3 एंड HF। और क्या बन जाएगा? HF। नेचर अगर देखा जाए तो बच्चों ये सभी के सब जो हैं ये आपके सॉफ्ट होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो ये या तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या फिर ये इंसुलेटर होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट अगर इनका देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इनका काफी कम होता है। कम का मतलब है बाकी जो सॉलिड्स हैं, आयोनिक, मेटालिक या कोवलेंट, उनके कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी कम होता है। लक्ष्य का कमेंट आया नो सर। क्या नो बेटा? क्या नहीं है तुम्हारे पास? बुक नहीं है? तो बेटा या तो बुक ले लो, अवेलेबल है, वरना फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनसे बुक की फोटोज वगैरह जो है वो व्हाट्सएप पर मंगवा लो। हाँ जी। दूसरा सॉलिड हमारे पास में है क्या? आयोनिक सॉलिड। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं वो क्या होंगे? इसके अंदर आयंस होंगे। आयंस मैंने दो टाइप के बताए, या तो पॉजिटिवली चार्ज कटायन या फिर नेगेटिवली चार्ज एनायन। अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें तो बच्चों दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभिषेक ने फोटो अपलोड कर दी भाई। लक्ष्य तुम लक्ष्य देख सकते हो, अभिषेक ने जो है फोटो अपलोड कर दी है तुम्हारे लिए। नेचर की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हार्ड होते हैं पर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो इजीली ब्रेक हो जाए। इजीली ब्रेक ये इसीलिए हो जाते हैं कि जब इनका अरेंजमेंट होता है तो पॉजिटिव के नीचे नेगेटिव आता है और नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव आता है। पर अगर तुम फोर्स लगाओ और तुम्हारी लेयर को शिफ्ट कर दो तो लेयर थोड़ी सी अगर आगे खिसक गई तो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। और जब ऐसा होगा तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर से इजीली क्या हो जाएगी? सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो ये हार्ड तो होते हैं पर ये साथ ही साथ क्या होते हैं? ब्रिटल भी होते हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने सुना होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में तो पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं, पर अपनी एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में दे बिहेव लाइक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मोल्टन स्टेट हो या एक्वस स्टेट हो, उसके अंदर फ्री आयंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सॉलिड्स है अपने पास में वो है मेटालिक सॉलिड्स, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? आपके मेटालिक एटम्स। और मेटालिक एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो बॉन्ड होता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड।
नेचर की बात करें तो जो आपको भी मेटल की प्रॉपर्टीज पता है कि हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लश्रस होते हैं, तो ये सारे के सारे नेचर या प्रॉपर्टीज में आ गया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपने बिल्कुल मेटल के बारे में पता ही क्या होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो गुड कंडक्टर हो गए। और मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका नॉर्मली हाई होता है। नॉर्मली का मतलब बहुत से ऐसे मेटल्स भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि आपका गैलियम, ठीक है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना कम होता है कि अगर उसे अपनी हथेली पर भी रख लिया जाए, हाथ पर रख लिया जाए, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर से ही वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है। लास्ट जो आखिरी जो अपने पास में टाइप ऑफ सॉलिड है, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। क्या बोलते हैं उसे? कोवैलेंट सॉलिड। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आपके पास एटम्स, और स्पेशली ऐसे एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बना सके, कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सके। ठीक है। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कोवैलेंट कंपाउंड ले लो, जैसे डायमंड ले लो, ग्रेफाइट ले लो, SiC एक एग्जांपल SiC होगा, इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। SiC को बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। एक होगा SiO2, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड। SiO2 का बच्चों बना होता है क्वार्ट्स। ठीक है। और डायमंड जो है वो, तो क्वार्ट्स और डायमंड जो है वो इस दुनिया के हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से एक है। तो ये आपके डायमंड और क्वार्ट्ज जो है वो तो बहुत हार्ड होते हैं, पर ग्रेफाइट जो है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है सॉफ्ट। तो नेचर में डायमंड और क्वार्ट्ज SiO2 के सामने तो हम लोग हार्ड लिख सकते हैं, पर जो ग्रेफाइट है उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सॉफ्ट लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्वार्ट्ज और डायमंड तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। पर ग्रेफाइट जो है वो क्या होगा, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट का तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, पर जो आपके डायमंड या जो क्वार्ट्ज हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी हाई, वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये टेबल समझ में आ गई क्या? कमेंट करके बताओ, टेबल समझ में आ गई क्या? इसको ड्रॉ कर ही लोगे? ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने बच्चों ऐसे बहुत से डायग्राम्स या ऐसी टेबल्स आएंगी जो हम लोग बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आप लोग बुक्स ले लीजिए। और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप नई बुक ले रहे हैं तो जो गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है आपकी बुक उसी को खरीदें। एडवाइजर या फिर साइंस पब्लिकेशन इनकी बुक्स ना लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ले सकते हैं, पर अगर अवेलेबल है तो आप गवर्नमेंट की पब्लिश की हुई बुक्स को ही यूज करें। ठीक है। तो ये बच्चों हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग हेडिंग बनाइएगा, क्रिस्टल लेटिस। हेडिंग बनाओ, क्रिस्टल लेटिस। एएलएन क्या है? एएलएन है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये नेटवर्क सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है। क्रिस्टल लेटिस, क्रिस्टल LOUT। अभिषेक क्या पूछ रहे बेटा? LOUT, लाउट, ये क्या चीज है? व्हाट इज लाउट? अभिषेक
अभिषेक चिंपा, चलो हेडिंग बनाओ, क्रिस्टल लैटिस। बच्चों क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जब हम लोग सॉलिड्स के पार्टिकल्स को एक 3 डायमेंशन अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा ठीक है अभिषेक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? आपके पास में सॉलिड के पार्टिकल्स है, आप उन्हें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे। आपने एक यहां लगा दिया, एक यहां, एक उसके ऊपर, एक सामने, आगे पीछे, ऐसे आप जमाते गए पार्टिकल्स को 3 डायमेंशन में, मतलब एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस, तीनों प्लेन आपने कवर कर लिए। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसका? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड का, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। डेफिनेशन लिखो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particles, 3 dimensional arrangement of constituent particles is called crystal lattice, crystal lattice और space lattice, crystal lattice और space lattice, crystal lattice और space lattice। तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और हर पार्टिकल जो है बच्चों, वो कहलाता है तुम्हारा लैटिस पॉइंट या फिर क्रिस्टल पॉइंट या फिर लैटिस साइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा डेफिनेशन, द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय constituent particles in the crystal lattice is called lattice points और lattice site, SITE, lattice site और क्रिस्टल पॉइंट। अब बच्चों क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आपको क्या काम करना है? तब तक आज जो आपको टेबल अभी समझाई गई है, वो टेबल आपको अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है। चलो नेक्स्ट क्लास में आपसे हम लोग बात करेंगे।